को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम लेकर आए, जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड जनसंख्या नियंत्रण ब्रेथ कंट्रोल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या इश्यूज आ रहे थे, क्या समस्याएं हैं, और जनन यूँ कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो जनन स्वास्थ्य है उसको लेकर क्या क्या योजनाएं हैं या क्या क्या स्ट्रेटेजी है या क्या क्या हमारी कार्यप्रणाली है और उसको हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था। और साथ ही मेडिकल साइंस की कुछ ऐसी टेक्निक है, अगर बात हम करें एम्नियोसेंटेसिस जो मैंने बताई थी आपको, एक मैंने बताया CVS जो यू कैसे कोरियोनिक विलाइस सैंपलिंग बताया था, और अल्ट्रासाउंड, ये वो टेक्निक है जिनका वर्तमान में यूज भी और मिस यूज भी। और मिस यूज की बात हम करें तो उसको रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया था कि उल्ब भेदन को अगर प्राकृतिक रूप से यानी उसके ऊपर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्या, तो मैंने ये भी कहा था कि पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना एक न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि उल्ब भेदन तकनीक का अगर हम बात कर सकते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसके यूज काफी है। और अगर उसका भी कर सकते हैं कि बैकडाउन की बात हम करें, लॉस की बात हम करें, तो सबसे बड़ी हानि यही है कि वर्तमान में इसका यूज जन्म से पूर्व जो यू कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण करके लिंग निर्धारण किया जाता है, और कन्या भ्रूण हत्या, अगर वो लिंग कन्या का या अगर फीमेल फीटस का होता है तो उसको अबॉर्ट किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम है। ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को उल्ब भेदन तकनीक को पूर्ण रूप से निश्चित करना चाहिए, और साथ ही इसका उपयोग करने वाले पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जनसंख्या विस्फोट, अब इसको नाम से पता लग रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि जनसंख्या क्या है। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें कि जनसंख्या का यूज सबसे पहले यानी कह सकते हैं किस पर क्या कहता है, ह्यूमन पर। और जनसंख्या का सीधा सीधा मतलब होता है जनसंख्या। तो परिभाषा मैं आपको बता दूं कि किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समावधि यानी निश्चित पीरियड में या निश्चित टाइम के अंदर एक जाति के समूह को यानी एक ही जाति के जीवों के समूह को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। यानी इसको ध्यानपूर्वक सुन लें, एक ही जाति के जीवों के समूह को, क्या ध्यान दें, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलेंगे, या उस जाति की हम क्या बोलेंगे, आबादी बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, समष्टि। या आपके आगे भी आएगा तो उसको ध्यान दें। और ये आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लें, इस प्रकार जैसे मानव की बात हम कर सकते हैं, मानव की जो एक जाति के जीवों की संख्या, और मानव के हम जान सकते हैं होमो सैपियंस इसका नाम है। और जो होमो सैपियंस है इस पृथ्वी पर अगर बात, ये जो जाति सैपियन जाति है वो पिछले 12,000 साल, कितने 12,000 सालों से पृथ्वी पर यूं कर सकते हैं कि सर्वाइव कर रही है, अगर बात हम कर सकते हैं। इसकी पहले की जो जाति होमो हेबिलिस है, होमो इरेक्टस था, ये अलग अलग बात हम करें, लेकिन हम वर्तमान जाति जो 12,000 सालों से पृथ्वी पर सर्वाइव कर रही है। आज अगर बात हम कर सकते हैं 2021 की बात हम करें, ओके। तो एक ही जाति, उसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं, गाय की बात हम कर सकते हैं तो जनसंख्या गाय की हो सकती है, उसे गाय की जनसंख्या बोलेंगे। भेड़ है, बकरी है, या बरगद है, या नीम है, किसी भी जंतु या पादप की हम अगर एक ही जाति के समूह की बात हम करें तो वो उस जाति की क्या कहलाएगी, जनसंख्या। तो जनसंख्या का यूज सबसे पहले मानव के लिए क्या रहता, और जनसंख्या का अध्ययन ये तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं तो हम ह्यूमन से रिलेटेड बात करेंगे। तो किसी भी जनसंख्या यानी मानव जनसंख्या का अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके का अर्थ होता है प्रॉपर योजनाएं बनाकर, योजनाओं के द्वारा हमारी स्ट्रेटजी यानी जो हमारी योजना है, योजनाओं के द्वारा अगर हम किसी एक निश्चित प्रशिक्षक और यूं कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड से अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। जनसंख्या अध्ययन कहते हैं, और जनसंख्या का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को डेमोग्राफर कहते हैं। ये तो आप लोग इसमें डेमोग्राफी, डेमोग्राफी ये ध्यान देंगे। तो डेमोग्राफी का मतलब जनसंख्या अध्ययन हो गया। अब आप यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या को लेकर अगर हम बात करें तो ये मैंने बता दिया। अब जनसंख्या विस्फोट यानी यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं। तो एक सिंपल वे की बात मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन यहां पर यूं कह सकते हैं कि अगर निश्चित समय में यानी एक निश्चित समयावधि और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर यानी यूं कह सकते हैं कि एक बहुत तीव्र गति से अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तीव्रता के साथ होने वाली
जनसंख्या वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट करते हैं। और जनसंख्या विस्फोट के हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग विश्व की जनसंख्या की बात हम करें तो विश्व की जनसंख्या 1900 की बात हम करें, यानी 1900 का यूं कर सकते हैं कि 1900 वर्ष की बात हम कर सकते हैं, 1900 की बात हम करें, उसमें विश्व की जनसंख्या तकरीबन अगर बात हम कर सकते हैं तो विश्व की जनसंख्या यूं कह सकते हैं कि लगभग, अगर हम लोग अप्रोक्स की बात हम करें तो लगभग, अगर उसका हम लोग डिफाइन करें तो लगभग 2 अरब, यानी 2 अरब का अर्थ हो गया 200 करोड़। लेकिन अगर हम यूं कह सकते हैं, अगर हम लोग कालांतर 100 वर्षों की बात हम बात करते हैं तो 2000 में अगर लगभग बात हम करें तो ये जनसंख्या 6 अरब के आसपास पहुंच गई। और वर्तमान में 2011 में हमारी जनसंख्या यूं कह सकते हैं कि जनगणना हुई थी, और जनगणना का तात्पर्य होता है कि यूं कह सकते हैं कि निश्चित समयावधि में एक निश्चित जाति यानी मानव के संख्या को गिनना या गणना को हम लोग बोलते हैं जनगणना बोलते हैं। और ये जनगणना निश्चित समयावधि अगर बात हम कर सकते हैं तो 10 वर्षों के अंतराल से होती है। तो 2011 में विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब, कितनी 700 करोड़ या 7 अरब के पार हो चुकी थी। और अगर वर्तमान जनसंख्या की बात हम करें, जनगणना बात हम करें तो 2021 में जनगणना के जो नए डाटा आएंगे वो लोग बात करेंगे। तो एक निश्चित समयावधि की बात हम कर सकते हैं, कम समय में, यानी अगर बात हम करें यानी 100 वर्षों में ही विश्व की जनसंख्या तकरीबन अगर बात हम कर सकते हैं तो 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गई है लगभग, अगर बात हम करें तो ये इतनी ज्यादा जो अगर बात हम कर सकते हैं तो इसी तीव्रता जो होने वाली वृद्धि को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। इस जनसंख्या विस्फोट की बात हम करें तो भारत भी इसमें अछूता नहीं। अगर भारत की जनसंख्या की बात हम करें तो भारत की वर्तमान जनसंख्या अगर 2021 की बात हम करें, यानी अगर हम लोग कर सकते हैं 1900 की बात हम करें तो भारत की जनसंख्या तकरीबन, अगर उस समय की कैलकुलेट हम लोग करें और वर्तमान जनसंख्या की बात हम करें 2011 में बात हम करें तो भारत की जनसंख्या 1 करोड़, ये कर सकते हैं 1 अरब 21 करोड़, यानी कह सकते हैं 121 करोड़ यू कह सकते हैं जनसंख्या। और इसका तात्पर्य कि विश्व का प्रत्येक छठा आदमी भारतीय। और अगर इसी प्रकार से वृद्धि बढ़ तो ये अपने आप ही कह सकते हैं कि जनसंख्या में होने वाली जो तीव्रता से जो वृद्धि उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा अगर मेन कारण अगर बात हम कर सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर उस देश की जनसंख्या का बढ़ने का या जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण एक तो है जन्म दर में वृद्धि, यानी अगर कह सकते हैं जन्म दर, या ध्यान से सुनें, जन्म दर में क्या होना, वृद्धि होना। और दूसरा कह सकते हैं वहां की मात्र का अर्थ यूं कह सकते हैं मैटरनली, यानी कह सकते हैं मात्र यानी जच्चा और बच्चा, यानी मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसको ध्यान दें, शिशु मृत्यु दर में क्या आना, कमी आना। और ये सबसे बड़ा कारण अगर कोई कह सकता है तो उसका रीजन ये कह सकते हैं कि भारत की बात हमने कल लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत की जो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हम कर सकते हैं, ये मैंने कहा था कि 100% कारगर की जिस जितनी हमारी भारत की जनसंख्या उस अनुपात में हमारे मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए दूर दराज गांवों के अंदर या ढाणियों तक है वो इतने नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारत की आजादी 1947 से लेकर 2021 तक यानी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण को रोकने के लिए जो उपाय या जो भी कार्य प्रणाली है वो 100% फेलियर भी नहीं है। अगर बात हम कर सकते हैं उसकी 50-50 भी अगर बात करते हैं तो चिकित्सीय सुविधाओं में यानी मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि होना या विकास होने की वजह से आज प्रॉपर यू कह सकते हैं कि जन्म दर में वृद्धि यानी जन्म दर की वृद्धि हो रही है, क्योंकि प्रसव क्रिया के दौरान अधिकांश जो प्रसव क्रिया के दौरान जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज मेडिकल फैसिलिटीज यू कह सकते हैं कि एक प्रकार से 100% तो नहीं है लेकिन फिर भी 60 से 70% भी सफलता की ओर जा रहा है। तो उसके अनुपात में कह सकते हैं कि मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई कह सकता है तो वो कह सकते हैं चिकित्सा सुविधा में यू कह सकते हैं चिकित्सा या बेहतर चिकित्सा सुविधा। ओके, और इसका सबसे बड़ा कारण यू कह सकते हैं कि भारत 1951 के अंदर पहला सा देश है जिसने परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल करने का प्रोग्राम चालू किया और उसी कंट्रोल कार्यक्रम को आगे जाकर आरसीएस के नाम से, और आज यही प्रोग्राम अगर आरसीएस जो कल बात हुई थी हमारी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के नाम से है, और इसको लेकर कई प्रकार की योजनाएं जिसमें भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी और कई प्रकार के गैर सरकारी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज यूं कह सकते लोगों जैसा तो जागरूक किया जा रहा है, और जागरूक करने के साथ साथ यूं कह सकते हैं उनमें प्रसव क्रिया के दौरान क्या क्या सावधान रख जाना चाहिए,
चाहे गर्भता क्या चीज है, प्रसव, जच्चा बच्चा में क्या क्या टीकाकरण होना चाहिए, उनके पौष्टिक आहार में किन किन तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए, स्तनपान क्या है या वैक्सीनेशन क्या है, या भी कर सकते हैं कि महिलाओं को प्रसव क्रिया के दौरान हॉस्पिटल में प्रसव क्रिया करवाने को लेकर मोटिवेट या उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो इन्हीं कार्यक्रमों का परिणाम है कि आज भारत की यूं कह सकते हैं कि 1991 की बात हम करें, 91 से अगर हम 2001 की बात हम करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अगर लगभग बात हम कर सकते हैं तो 2.5 थी। ये वृद्धि दर का तात्पर्य बता दूंगा कि प्रति 100 व्यक्तियों में यूं कह सकते हैं कि जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, प्रति 100 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है उसे बोल सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं या जन्म दर कह सकते हैं, जन्म दर कहते हैं। और जन्म दर का तात्पर्य होगा यूं कह सकते हैं 100 पर 2.5। तो ये जनसंख्या वृद्धि यानी बहुत ज्यादा थी। इस अनुपात से अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा और भी आज जो वर्तमान जनसंख्या भारत की उससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को रोकथाम को लेकर बनाए गए जो उपाय थे उसके परिणामों का ही यूं कह सकते हैं कि सार्थक से सफल सामने आया कि 2001 की बाद में हमारी विश्व की भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 2.5 से घटकर 1.7 रह गई। इसी वृद्धि के साथ भी अगर भारत की जनसंख्या बढ़ती गई तो यूं कह सकते हैं कि 2050 में भारत विश्व का नंबर 1 देश यानी बात हम कर सकते हैं 2050 तो बहुत दूर है, 2030 में भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या की हिसाब से जनसंख्या की यूं कह सकते हैं कि लेवल में विश्व का नंबर 1 देश हो जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें से शिक्षा है, चिकित्सा है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है और भी कई प्रकार के कारण जिसकी और अपराध है बढ़ना या कई प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूलभूत कारण अगर कोई है तो जनसंख्या वृद्धि। तो 2030 में भारत विश्व की जनसंख्या में नंबर 1 हो जाएगा, चाइना नंबर 2 पर। और वर्तमान में चाइना विश्व का जनसंख्या की दर से या जनसंख्या के हिसाब से विश्व का नंबर 1 देश है। लेकिन अगर बात हम करें तो ये एक जनसंख्या वृद्धि दर का जो घटने का मेन कारण है और ये हमारा इन्हीं योजनाओं का या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाई जाने वाली जो योजना है जो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। और इसके ऊपर हमें और भी इन कार्यों को एक यूं कह सकते हैं कि 100% इनको यूं कह सकते हैं कि अपना कर या लोगों को मोटिवेट करके भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करने में हमें योगदान देना होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी जो योजना है उन्हें दूर दराज के लोगों तक यानी युवाओं तक, दंपतियों तक या किशोर व्यक्ति जो भविष्य के अंदर वेस्ट होंगे वहां तक उन तक पहुंचाएं। तो सिंपल सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण की बात हम करें तो डाटा मैंने आपको बता दिए कि विश्व के साथ साथ भारत है, अमेरिका है, चाइना है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर बात हम कर सकते हैं तो कई ऐसे देश हैं विकसित देशों की बात हम करें तो 2050 की अगर मैं बात करूं, ये हालांकि इसको मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं या आप नोट करें, 2050 में विकसित जो देश होंगे यानी जो हमारे विकसित कंट्रीज की बात हम करें, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन विकसित देशों की जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो केवल 4% ही होगी। यानी इनकी जो वर्तमान टोटल जो जनसंख्या विकसित देशों की उसमें केवल ग्रोथ 4% ही होगी। लेकिन विकासशील देशों की जनसंख्या की वृद्धि यानी विकास जो शील देश है क्योंकि विकासशील देशों में एक्चुअल में क्या जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए एक कारगर योजना नहीं है। अगर योजनाएं है भी तो वो योजनाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही, जिसमें भारत भी एक नंबर 1 देश की बात हम कर सकते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना ये वो देश है। तो विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि लगभग 50 से 55% होगी। तो 2050 में पूरे विश्व की आबादी में विकासशील देशों का योगदान अभी भी ज्यादा है और उसमें भी कहीं ज्यादा होगा। अगर इस दौरान प्रत्येक विकासशील देश की सरकार या वहां के राष्ट्राध्यक्ष या वहां की यूं कह सकते हैं कि वहां की जो गवर्नमेंट अगर इस प्रकार की कार्य योजनाएं बनाए और वहां के युवाओं को अगर यूं कह सकते हैं मोटिवेट करें, जागरूक करें तो शायद हमारे विकासशील देशों की जनसंख्या में कुछ गिरावट आ सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि का बढ़ने का मेन कारण एक तो क्या जन्म दर में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी और सबसे बड़ी क्या है बेहतर चिकित्सा सुविधा। बेहतर मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक प्रकार बता रहा हूं जनसंख्या विस्फोट बता रहा हूं। और जनसंख्या विस्फोट का मैं बता दिया कि जनसंख्या एक तीव्र गति से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मानव की संख्या में
एक निश्चित समय अवधि में तीव्रता से होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ओके, और जनसंख्या विस्फोट में भारत भी अछूता नहीं। जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि भारत की जनसंख्या 35 करोड़ से 80 करोड़, 80 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 121 करोड़, और वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात हम करें, अनुमान जनसंख्या की बात हम करें, तो लगभग 136 करोड़ हम लोग सुनते आते हैं, क्योंकि रोज हम वैक्सीनेशन की बात को लेकर अभी कोरोना को हम लोग चल रहे हैं, तो 136 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है। और इसी दर से, और अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में जो गिरावट आई है वो 1.7 दर्ज की गई है, जो हम लोगों के लिए बड़ी ही यूं कह सकते हैं एक प्रकार से राहत देने वाली एक डाटा है, क्योंकि यही वृद्धि दर पहले अगर बात हम करें 2 से भी ज्यादा थी। तो इसके ऊपर हमने कुछ हद तक कंट्रोल कर लिए। तो बेहतर चिकित्सा या मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, तो ये समझ आ गया होगा। और अब इसमें यूं कर सकते हैं, अब ये तो मैंने आपको मेन कारण बता दिया। अब बात यूं कर सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने का क्या उपाय। तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि आपने पूछा कि स्टूडेंट ये आपको पता है, आपको लगना चाहिए स्टूडेंट सर जन्म दर क्या है। जन्म दर का यूं कह सकते हैं, अगर बात हम करते हैं ब्रीथ रेट, ये बहुत ही सिंपल बता रहा हूं। ब्रीथ रेट क्या है, इसकी परिभाषा अगर बात हम लोग ब्रीथ रेट की बात हम करें, तो जनसंख्या वृद्धि, एक होती है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, और एक होता है जनसंख्या वृद्धि दर। ये तीनों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूं। लेकिन जन्म दर की बात हम करें, जन्म दर की कह सकते हैं कि जन्म दर, अगर हम लोग किसी भी स्थान की या किसी भी देश की जन्म दर कितनी है, तो उसको हम लोग आकलन करने के लिए या तो हम लोग प्रति 1000 या प्रति 100 व्यक्तियों के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमन सी बात है कि किसी देश में प्रति 1000 पर्सों पर, या सॉरी प्रति 1000 मानव पर, मानव की बात चल रही, प्रति 1000 मानव की संख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को उस देश की उस वर्ष की जन्म दर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म दर। उसको अगर तो हम एक्सप्लेन करें, 1000 पर लेंगे तो प्रति 1000 से गुणा करेंगे, और अगर हम लोग 100 से गुणा करें तो उसे बोलेंगे प्रति 100 आ जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको यूं कर सकते हैं, अगर कॉमन सी बात है कि एक वर्ष, और एक वर्ष कौन सा, एक निश्चित समय, माना जा रहा है कि आप 2021 लेना चाहते हो, तो 2000 में या एक वर्ष में 2020 से 2021 में इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होगी, वो अगर यूं कह सकते हैं उस संख्या में अगर उस देश की वर्तमान जनसंख्या का भाग देकर 1000 से गुणा कर देंगे तो वो उसकी जन्म दर आ जाएगी प्रति 1000 में, और 100 से गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगी। तो इसको बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशु, यानी कह सकते हैं एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशु, यानी कौन सी बात है, या एक वर्ष में जनसंख्या वृद्धि, कौन सी बात है, ओके, लेने वाले शिशु या एक वर्ष में जन्म लेने वालों की जनसंख्या बटा उस देश की उस वर्ष की कुल जनसंख्या इनटू 1000। तो ये प्रति 1000 होगी। तो इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र की इकाई समय है, एक वर्ष ले लिया आप लोगों ने, 10 वर्ष ले लिया, तो इकाई समय आप लोग मिनिमम लेना पड़ेगा। इकाई समय में प्रति 1000 मानव पर, प्रति 1000, और प्रति 1000 में क्या आ गए, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, औरत भी आ गई, वैवाहिक भी आ गए, अनमैरिड भी आ गए, सभी प्रति 1000 मानव में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, उसकी क्या कराएगी, जन्म दर कराएगी। अगर हम लोग वहां पर 1000 की जगह 100 से गुणा कर देंगे तो वो उसकी क्या जाएगी, प्रति 100। तो उससे आप आकलन कर लें, जैसे माना जा रहा है कि भारत में जन्म दर अगर बात हम 2% है, ऐसे मान लो एक बार, तो 2% का अर्थ हो गया कि प्रति 1000 सॉरी प्रति 100 कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2, प्रति 100 पर 2 बच्चे पैदा हो। और 100 में कौन कौन है, 100 का मैंने नहीं कहा कि सभी यूं कैसे 100 के 100 जो जनसंख्या है ये सभी के सभी कैसे दंपति हैं, यानी वैवाहिक है, जिनकी उम्र 20 से 40 है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग है। एक तो होता है जनन पूर्व, जो जनन नहीं कर सकते लेकिन जिसमें बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं। एक होता है जननी है, जो संतान पैदा कर सकते, जैसे किशोर अवस्था 21 से लेकर 40-45 तक। एक होता है जनन पश्चात, जिसमें बूढ़े जो संतान प्राप्त कर चुके होते हैं। इसमें सभी जनसंख्या को मिलाकर हम जनसंख्या कहते हैं। तो ये 2% है। इसका तात्पर्य प्रति 1000 क्या होगा, प्रति 1000 की संख्या कितनी होगी, अगर बात हम करें 20 होगी। अब तो समझ आ रहा है, यानी प्रति 1000 मानव पर 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो उस देश की उस वर्ष की जन्म दर है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, मृत्यु दर की बात हम कर सकते हैं, डेथ रेट की बात हम करेंगे। तो डेथ रेट के लिए वही बात होगी, एक वर्ष में क्यों कह सकते हैं
मरने वाले यानी एक वर्ष में मरने वालों की संख्या। यहां पर कॉमन से बात है एक वर्ष, और वो वर्ष कौन सा, उसी, और ये किसी देश की निकाल रहे हैं, किसी राज्य की निकाल रहे हैं, किसी जिले की निकाल रहे हैं। तो एक वर्ष में मरने वालों की संख्या। अब इसमें मरने वाले कौन है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। अगर हम लोग बात करें उस वर्ष की कुल जनसंख्या इंटू 1000, तो वो भी क्या गई, अगर 1000 से गुणा करेंगे तो प्रति 1000 मानव में मरने वाले मानव की संख्या को हम उस देश की उस साल की क्या बोलेंगे, मृत्यु दर बोलेंगे। तो जन्म दर और मृत्यु दर, अगर बात कर सकते हैं जन्म दर अगर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या ज्यादा होगी। तो जनसंख्या बढ़ने का, और एक होता है जनसंख्या वर्धन। तो सर इसको ध्यान दें, जनसंख्या, मुझे अपेक्षा आप समझ में आ रहा होगा, जनसंख्या वृद्धि दर यानी कैसे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसी भी देश की एक वर्ष, यानी हम लोग यूं कह सकते हैं एक वर्ष के अनुसार, या एक उस देश की दो जनगणनाएं हमारे पास होनी चाहिए, एक तो उस वर्ष की और एक उसके पहले वाले की। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कीजिए 1/n अपॉन P1 अपॉन P2 माइनस 1 इंटू 100। अगर 100 से गुणा करेंगे तो वो प्रति 1000 जन्म दर आ जाएगा। और जन्म दर का तात्पर्य क्या होगा कि किसी देश की एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाली, यानी मानव में होने वाली वृद्धि को, मानव जनसंख्या होने वाली वृद्धि को उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर अगर बात हम कर सकते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर को अगर बात हम करें, जैसे 2% है, तो 2% का तात्पर्य हो गया कि ये यहां पर क्या है, जो n यहां पर क्या समय अवधि है, यानी टाइमिंग गैप है। ओके सर, जैसे मान लिया आपने टाइम 1 वर्ष का लिया, जैसे आप लोगों ने 2019 की जनसंख्या, ओके, तो 2019 की जनसंख्या की बात हम कर सकते हैं, वो P1 होगी, 2020 की जनसंख्या P2 होगी, इनके बीच का जो गैप होगा n, वो क्या होगा, 1 वर्ष होगा। और प्रति 1000 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कर लीजिए, मैंने तीनों उदाहरण लेके हैं, तो इसको आपके बुक में नहीं होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको तैयार कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब जनसंख्या, वृद्धि दर, जन्म दर, तीनों एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण अगर बात हम कर सकते हैं, तो ये कारण तो है। इसके अलावा अशिक्षा, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, ये बहुत सी कारण है। अगर बात 2-3 पॉइंट, बाल विवाह भी है, सामाजिक बुराइयां भी है, और पुत्र प्राप्ति भी है। और कई प्रकार कह सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति है, या यूं कह सकते हैं कि सबसे मेन, अगर सबसे बड़ा कारण होता है तो यूं कह सकते हैं मनोरंजन के साधनों का अभाव। अगर पहले की बात हम कर सकते हैं, पहले व्यक्तियों के पास रोजगार का अभाव हुआ करता था, तो रोजगार केवल उनके पास केवल खेती या कोई भी उनका घरेलू कामकाज होता था। इसलिए पहले के लोग मानते कि जितना बड़ा परिवार होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा हाथ होंगे, जितने लोग कमाने वाले होंगे, उस परिवार की उन्नति उतनी ज्यादा हो। और ये बात सत्य भी है, ऐसी बात नहीं। तो परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बच्चों को पाल पोस लेते थे, और माता पिता जो होते थे या युवा होते थे, वो खेत में या अपने कारोबार में मदद करते, जिससे परिवार की इनकम बढ़ती। ये सोच भी जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण था। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को छोटे परिवार की जागरूकता है, छोटे परिवार का महत्व ना समझ में आना, शिक्षा का अभाव होना, सामाजिक यूं कह सकते हैं कई सामाजिक नीतियां होना। कई हमारे समाज में आज भी ऐसे कह सकते हैं कि कई ऐसे समुदाय हैं जहां पर प्रॉपर यूं कह सकते हैं कि भारत की या जनसंख्या नियंत्रण करने की जो कार्य प्रणाली है या योजना है, वो अभी भी पूर्ण रूप से नहीं पहुंची है। एक है प्रवासन, ये भी आप समझिए, प्रवासन भी एक जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण। प्रवासन का होता है कि एक देश से दूसरे देश में, या एक देश से दूसरे देश में अगर कोई व्यक्ति यूं कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मूलभूत आवश्यकता में हो गया रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, रोजगार आदि के लिए जब एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाते हैं, तो उस स्थान यूं कह सकते हैं ये एक देश हमारा जा रहा है, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। तो यहाँ के लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या और जनसंख्या दोनों बढ़ेगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये जो यहाँ से जो लोग ये जा रहे हैं, इसे हम प्रवासन कहते हैं। और प्रवासन दो प्रकार होता है, इमाइग्रेशन और माइग्रेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी तो इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये मैंने कारण बता दी, जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं, भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, उसी कार्यक्रम को अब नाम बदलकर यूं कह सकते हैं कि मात्र और बाल, यानी कैसे बाल भी कह सकते हैं या चाइल्ड भी कह सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ एंड यूं कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कह सकते हैं जच्चा बच्चा स्वास्थ्य प्रोग्राम और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत ही भारत की जनसंख्या में कुछ हद तक गिरावट
आई है। लेकिन जनसंख्या को नियंत्रण करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है उस पर नंबर 1 बात, अब जो हमारा पॉइंट क्या हो गया, जनसंख्या नियंत्रण को करने के उपाय। ये ध्यान से सुने, थोड़ा टॉपिक चालू हो गया। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या था? इसमें आपको भारत और विश्व की 1900 से लेकर 2021 तक की जनसंख्या के आंकड़े लेकर पड़ेंगे। ये तो हमें मालूम होगा स्टूडेंट्स की भारत की बात अगर बात कर सकते हैं, भारत है, चाइना है, अमेरिका की बात हम करें, ब्राजील की बात हम करें, रशिया की बात हम करें, बांग्लादेश, ये ऐसे कई देश हैं जिनकी विश्व में कुल जनसंख्या में बहुत बड़ा योगदान है। और भारत अकेला अगर बात हम कर सकते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या में 18% का योगदान अकेला, जो हमारे भारत के लिए हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात और शर्म की बात है। क्योंकि भारत तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक भारत का प्रत्येक युवा, यो कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति जनन स्वास्थ्य और के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त नहीं करेगा। वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से जनन क्रिया को लेकर जब तक स्वस्थ नहीं होगा। नंबर 2, सभी लोग, सभी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जब तक एजुकेटेड नहीं होगी। नंबर 3, भारत की जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी। ये तीनों जो मेन कारण है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत की जनसंख्या की कंट्रोल, अगर भारत की जनसंख्या में कंट्रोल और भारत के अंदर शिक्षा का प्रभाव किया जाए तो भारत विश्व का नंबर 1 या विश्व की नंबर 1 शक्ति बन सकती है। क्योंकि भारत के युवाओं में ऐसी एफिशिएंसी, टैलेंट की बात हम कर सकते हैं, साइंटिस्ट की बात हमने देखा ऐसी। और इसका हम लोगों सामने एक उदाहरण है कि भारत ने कोरोना काल के अंदर भी, हमारे ही भारत के अंदर अगर स्वदेशी जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हमारे सामने है, जिसके उदाहरण बताया जाए कि भारत के अंदर वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या डॉक्टर की टैलेंट में कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रोत्साहन या उनको काम करने के जो प्लेसमेंट मिलना चाहिए या जो कार्य स्थल मिलना चाहिए या सरकार जो नियत है, नियत में कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं। तो जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे बेहतरीन जो उपाय, ये तो हम बताए, ये उपाय मैंने आपको कल जन स्वास्थ्य में बताया था, ये यहाँ पर आएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण को उपाय करने का नंबर 1 तरीका अगर होगा तो शिक्षा का प्रसार, यानी कह सकते हैं शिक्षा, लोगों को क्या करके, एजुकेटेड करके, शिक्षा का प्रसार या लोगों को एजुकेटेड करके, जनसाधारण को जागरूक करके, जनसाधारण को जागरूक करके, अगर हम लोग जनसाधारण को जागरूक करके, नंबर 2 यू कह सकते हैं जनसाधारण को जागरूक करके, परिवार या लोगों को छोटे परिवार का महत्व समझा के, लोगों को, मैंने कल भी कहा था, हम दो हमारे दो का महत्व समझा के, विवाह की उम्र को यू कह सकते हैं बढ़ा के, ये कल बात हुई थी हमारी, विवाह की उम्र को बढ़ाकर यू कह सकते हैं कि लड़कों की जो उम्र, अगर बात हो 21 से 24 और महिलाओं की, लड़कियों की उम्र यू कह सकते 18 से 21 बीच में, ताकि हर दंपति, ये कह सकते हैं कि हर दंपति शादी करने, शादी की जिम्मेदारी या संतान यू कह सकते हैं कि उत्पन्न करने से पहले वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से क्या हो, तैयार हो। क्योंकि समाज के अंदर किसी भी लड़का लड़की की तब तक शादी नहीं होनी चाहिए या तब तक उन्हें परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जब तक वो खुद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अपने पैरों पर खड़ा होना और भावनात्मक रूप से तैयार ना हो। साथ ही बाल विवाह को रोककर, सामाजिक बुराइयों को हटाकर, और साथ ही सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत भी इस योजना को युवाओं ने अपनाया भी। और यही कारण है कि आज वर्तमान में जो युवा है, और साथ ही यूं कह सकते हैं कि युवाओं ने अपनाया, जिसमें हम देखते हैं अधिकांश दंपतियों की बात हम करें तो अधिकांश दंपतियों के बीच में एक दंपति, दंपत्ति का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट, दंपति मतलब पति पत्नी की बात हम करें, एक कपल की बात, तो एक कपल के बीच में यानी एक या दो ही है। और साथ ही इस सबसे बड़ा बात यही कर सकते हैं, लड़का लड़की का समान महत्व तो समझाकर हम लोग कन्या भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। और साथ ही विद्यालयों में यौन शिक्षा को प्रारंभ करके, क्योंकि यौन शिक्षा का उद्देश्य केवल हमारा सेक्स एजुकेशन नहीं, बल्कि इस यौन से जुड़ी हुई सभी जो पहलू है, यानी जन स्वास्थ्य, साथ ही अगर हम विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रारंभ कर देंगे तो विद्यालयों में अध्ययन करते जो किशोर किशोरी हैं वो बाहरी समाज में जब युवा होंगे तो वो यूं कह सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि उन्हें छोटे परिवार का महत्व समझ में आ जाएगा। और साथ ही वो जनन या संतान उत्पन्न करने को लेकर वो परिपक्व हो पाएंगे, और साथ ही कह सकते हैं वो उन योजनाओं को अपनाएंगे जो जनसंख्या नियंत्रण में यू कह सकते हैं वो नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध होगी। तो ये ही तरीका है कि यौन शिक्षा को विद्यालय स्तर में चालू करके हम उनके शरीर में होने वाली शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या कई प्रकार के जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के प्रति उन्हें यू कह सकते हैं मार्गदर्शन देकर उनकी भ्रांतियों को दूर किया
जा सकता है। और ये केवल संभव है विद्यालयों में यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन को प्रारंभ करके किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आ सकता है स्टूडेंट कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए? तो हाँ, तो क्यों? तो ये मैंने कल बता दिया था कि यौन शिक्षा के द्वारा हम किशोर किशोरियों को उनके शरीर में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक इमोशनल जो चेंज आते हैं उनसे हम उनको यूं कह सकते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। साथ ही उन्हें जनन अंगों की देखभाल, उनकी साफ सफाई के बारे में हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यौन संक्रामक रोगों का नियंत्रण, यौन संक्रामक रोग जो एसटीडी होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं, उनका कारण क्या है, उन रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, ताकि यही युवा, जब यही जो किशोर टीनेजर जब युवा बनेंगे और जब इनका जब समय जब आएगा शादी करने का, तो ये सब उन्हीं साधनों को या उन्हीं सभी उपायों को अपनाएंगे जो यौन शिक्षा के द्वारा इन्हें प्रदान कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है शादी, गर्भ निरोधक क्या होते हैं, प्रसव क्रिया क्या होती है, एक स्वस्थ प्रसव क्रिया क्या होती है, टीकाकरण क्या, ये सभी यौन शिक्षा के, और साथ ही इस एजुकेशन के द्वारा हम जो किशोर किशोरियों के दिमाग में यौन से संबंधित जो गलत भ्रांति होती है, गलत अफवाह होती है, गलत रास्ते होते हैं, उन्हें गलत भ्रांतियों से हम अवगत करवा के उन्हें सही मार्ग पर ला सकते हैं। तो ये एक मैंने प्रश्न आपको तैयार कर बता दिया। अब जनसंख्या नियंत्रण का ये तो हम लोग पढ़े। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में ये मैंने साथ बता दिया, शिक्षा का, सामाजिक बुराइयों को रोककर, बाल विवाह को खत्म करके, छोटे परिवार का महत्व समझा के, जनसंख्या वृद्धि होने वाली दुष्परिणामों से अवगत करवा के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, फिल्म बनाकर, ये तो हम लोग कल पढ़े लेता कि क्या क्या साधनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो को यूज कर सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी को इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही कहते हैं इस प्रकार के मुद्दों पर, ये सोशल मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों के ऊपर हमें फिल्म या नाटक या नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य, पहले इस फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण ही था, लेकिन वर्तमान में इस कार्य प्रणाली का या इस योजनाओं का उद्देश्य एक नहीं बल्कि असीमित उद्देश्य है, और जिसमें सैलवता है, यौन शिक्षा है, प्रसव क्रिया है, टीकाकरण है, जन्म स्वास्थ्य है, या यूं कह सकते हैं कि मानसिक, शारीरिक और यूं कह सकते लैंगिक जो परिवर्तन है, या यूं कह सकते हैं कि उनके दिमाग में उठने वाली कई प्रकार की जो भ्रांति है उनको दूर किया जाना। तो इसका उद्देश्य इन योजनाओं का असीमित नहीं बल्कि असीमित है। अब इन्हीं उपायों में एक उपाय की बात हम कर सकते हैं। इस उपायों के अंदर भारत सरकार, एनजीओ मिलकर कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक इसमें वो काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर इसी योजनाओं के साथ अगर बात यूं कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए सबसे जो कारगर उपाय वो है कि जनसाधारण को जागरूक अभियान के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं, साधन है, खास तौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्टिव, ध्यान दें, कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना। साथ ही अब बात आती है कि जनसंख्या नियंत्रण के अंदर योजनाएं तो बहुत है जो मैंने बता दी, उनमें से प्रमुख है एजुकेशन करना, लोगों को जागरूक करना, मैरिज की एज फिक्स करना, लड़का लड़की में समानता बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना, यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, जनन से सभी पहलुओं का अध्ययन करना या जागरूक करना, और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जनसाधारणों को जागरूक करना। अब हमारा जो टॉपिक चालू हो गया, तो ध्यान दें, अब टॉपिक हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव। व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, ये भी कह सकते हैं कि व्हाट शुड द मेन सिग्निफिकेंस इन ए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या गुण होने चाहिए। ध्यान दीजिए, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या, इसके पहले हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। कॉन्ट्रासेप्टिव, अब ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होंगे, वे साधन या युक्ति, इसको मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, वे साधन या युक्ति, साधन, युक्ति या उपाय। ओके सर, कॉन्ट्रासेप्टिव, और हम जान सकते हैं वे साधन या युक्ति जो अवांछित गर्भ हो, अवांछित गर्भ वो होता है सर जिसको रोकने को लेकर दंपति या पति पत्नी के पास किसी प्रकार का कोई कारगर उपाय नहीं होता, और वो कोइटस या असुरक्षित कोइटस या फिजिकल कॉन्टैक्ट जब बनाते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, तो ना चाहते हुए भी शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन क्रिया से अवांछित गर्भ टह जाता है। और हम ये तो जानते हैं कि अवांछित गर्भ टहने का कारण होता है कि कॉमन सी बात है कि मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु, यानी कह सकते हैं मादा का अंडाणु और नर के शुक्राणु में निषेचन क्रिया के दौरान, यानी ध्यान दें, युग्मनज का निर्माण होता है, इतना समझेंगे अभी फिलहाल। और इस युग्मनज का निर्माण मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर अंडवाहिनी। तो ये इसमें इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान दें कि अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन क्रिया से ही युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज के निर्माण की क्रिया निषेचन का होना ही
द फर्स्ट साइन होगा प्रेगनेंसी है, यानी गर्भ का ठहरना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होंगे भाई? साधन या युक्ति या उपाय जो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन या निषेचन क्रिया को रोककर अवांछित गर्भ को रोकने में मदद करते हैं। अब आप ही बोलेंगे सर अगर ऐसा इनका उपयोग करेंगे तो कोई दंपति संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये कहा कि जब कोई दंपति जब संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज ना करें। और जब संतान की प्राप्ति होने के बाद एक या दो संतान जब उनके हो जाए तो अब वो भविष्य में होने वाली अवांछित अनडिजर्वेबल जो कर सकते हैं कि मृत्यु होती है उसको वो इन साधनों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। इट इज मीन ये इसका मतलब होता है। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बता दिए। परिवार से एक बार बताऊं वे साधन या युक्ति या उपाय, ओके, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर बात हम कर सकते हैं उपाय के आधार पर, ये प्राकृतिक हो सकते हैं, किसके बने हो सकते हैं? ये भौतिक पदार्थ के बने हो सकते हैं, रबड़ या लैटेक्स के बने हो सकते हैं, या हार्मोन के बने हो सकते हैं। हार्मोन का मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि के बने हो सकते हैं। तो ये प्रकृति के हम तीन प्रकार को होते, प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक, राइट। तो वे युक्ति या साधन जो अवांछित गर्भ को ठहरने से रोकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव लाते हैं। एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो एक आदर्श आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वही होगा सर जो किसी उपयोगकर्ता, दंपति या उपयोगकर्ता के समस्त, यूं कह सकते हैं कि समस्त जो उसकी क्या बोल सकते हैं, पूर्तियों का या समस्त जो उसकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण तो होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा, आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे पहली बात होना चाहिए सस्ता होना चाहिए। सस्ता होगा तभी तो उसे हर कोई दंपति खरीद पाए। अगर ये महंगा होगा तो हायर क्लास जो होंगे वही इसका यूज कर पाएंगे। और अगर मिडिल क्लास की बात हम कर सकते हो, मिडिल क्लास हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, पुअर बहुत ज्यादा है, तो वो अगर उनका यूज नहीं कर पाएंगे तो कंट्रोल नहीं होने वाला। ओके, तो सस्ता होना चाहिए सबसे बड़ी, सस्ता। नंबर दो, पूर्ण रूप से उपयोगी होना चाहिए, पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। नंबर दो, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से, सस्ता भी हो और सस्ता के साथ साथ अगर क्या होना चाहिए, निःशुल्क भी हो, फ्री, गवर्नमेंट के द्वारा। यूं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरीज हैं या चिकित्सा केंद्र है वहां पर ये इस प्रकार निःशुल्क हो, जहां पर कोई भी दंपति, पति पत्नी कोई भी जाके इनको ले, ताकि इनका यूज करके वो जनसंख्या नियंत्रण करके भारत की जनसंख्या कंट्रोल करने में अपनी भूमिका निभा सके। आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज, आसानी मतलब जहां या हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए, हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर तीन, पूर्ण रूप से प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी का मतलब है कि अगर कोई दंपति इनका यूज करें तो 100% कारगर हो ताकि अवांछित गर्भ ना ठहरे। ओके सर। नंबर फोर्थ या फिफ्थ की बात हम कर सकते हैं, ये उपयोगकर्ता जो इनका उपयोग कर रहा है उसकी उपयोगकर्ता कि यूं कह सकते हैं जो प्राइवेसी होती है, इस प्रकार के जो उपयोग करता है इनका यूज बिना किसी प्रशिक्षण के खुद भी कर सके। ऐसे सभी तो संभव नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ता के लिए ये उपयोग के लिए क्या होना चाहिए, आसान होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, हर जो उपलब्ध होने चाहिए, सस्ते, निःशुल्क होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए। और उपयोगकर्ता का यूं कह सकते हैं इनके उपयोग करने से उपयोगकर्ता की मैथुन क्रिया या वैवाहिक क्रिया पर या फिजिकल कॉन्टैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ताकि इनको किसी भी दंपति को उसी प्रकार का यूं कह सकते हैं कि कोइटस या मैथुन तृप्ति या यूं कह सकते सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो इनका उपयोग के बिना मिलती है, तभी कोई दंपति इनका यूज करता है। या फिर ये बोलूंगा कि उसमें वो सारे गुण होने चाहिए जो उपयोगकर्ता की सभी प्रकार की आकांक्षाओं या सभी प्रकार की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये आप ध्यान देंगे, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। अब ये गुण होने के साथ साथ अब बात आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो स्टूडेंट अभी वीडियो जरा बड़ा हो रहा है तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव का केवल प्रकार बताऊंगा, फिर आगे लोग बनाए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का पहला प्रकार अगर बात हम कर सकते हैं प्राकृतिक। अब आप बोलते प्राकृतिक है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक कोई होते नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, उपाय होते हैं। दूसरे नंबर पर ये रोध, रोध या फिर क्या हो सकते हैं, बैरियर, बैरियर होंगे ये फिजिकल रूप से। और इसके में इनमें अगर बात हम कर सकते हैं कॉन्डोम की बात हम कर सकते हैं, कॉन्डोम की बात हम कर सकते हैं। या फिर ये कॉन्डोम दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, जो हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। थर्ड नंबर की बात हम कर सकते हैं आईयूडी, ये ध्यान दो, आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूट्रस या यूटेराइन डिवाइस, डिवाइस। ओके, इसमें एग्जाम के आप एग्जाम को देख सकते हैं कि टीवी में आने वाले कई प्रकार के ऐड, जो टीवी में जो ऐड आते हैं उनका मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना। तो टीवी में आने वाले ऐड है, पेपर में है, या यूं कैसे किताबों के माध्यम से, यानी अगर बात समझिए 12th बायोलॉजी क्लास में इस टॉपिक को जोड़ा गया है
तो ये यौन शिक्षा के दौरान ही जोड़ा गया, क्योंकि अगर यौन शिक्षा की आवश्यकता केवल 12th कक्षा की बायोलॉजी के बच्चों को नहीं है, ये आवश्यकता तमाम टीनेजर्स को है। तो अभी भी भारत सरकार या राजस्थान या कई ऐसे राज्य जहां पर यौन शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया। सर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये कोई एक बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी का एक सिलेबस है। अगर ये यौन शिक्षा के तहत होता या जन स्वास्थ्य के तहत या कार्यक्रमों के तहत होता, तो इन टॉपिक्स को सभी जो क्लास होती उनमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यह बात है कि कक्षा 8 और कक्षा 10 के सिलेबस के अंदर इनको कुछ हद तक शामिल किया जाता है। तो अभी हम लोग यौन शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग यू कैसे आवर सीबीएसई या यू का आरबीसी टॉपिक, ध्यान देंगे। तो ये इंट्रा यूनिट डिवाइस है, ध्यान देंगे। ये इसमें एक्चुअल की बात हम करें, कॉपर्टी का नाम जो होगा कॉपर्टी, ओके कॉपर्टी है, लोडेड कॉपर्टी, ये हम लोग पढ़ लेंगे। फोर्थ नंबर पर अगर यू कर सकते हैं गोली, गोली या पिल्स, पिल्स की बात हम करें जिसमें एग्जांपल आपने सुना होगा माला डी, माला डी और माला एन, ये कुछ ऐसे दवाइयां होती, गोलियां माला डी और माला एन। और सहेली, अगर आपने सुना हो तो सहेली। अब एक बात ध्यान दो, सहेली एक वो कॉन्ट्रासेप्टिव एक ये पिल्स है, और इनकी प्रकृति बात हम कर सकते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं क्योंकि ये किसी भौतिक या रासायनिक कॉन्ट्रासेप्टिव से बने हुए नहीं होते। रोड, रबर या लैटेक्स से बने हो सकते हैं, ये क्रीम हो सकती है। तो ये इनकी प्रकृति क्या होती है, प्राकृतिक होती है, इसकी प्रकृति रासायनिक, इनकी प्रकृति रासायनिक। और फिफ्थ नंबर की अगर बात हम कर सकते हैं वो है स्थायी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं नसबंदी कह सकते हैं। अगर आपने सुना होगा नसबंदी, जो दो प्रकार की होती है, इसका बात करें बंधियाकरण भी कह सकते हैं, बंधियाकरण या शल्य, शल्य गर्भ निरोधक, निरोधक, जिसमें आपने सुना होगा इसमें दंपति में से कोई एक अगर नर द्वारा, इसमें क्या होता है कि नर की जो दोनों की शुक्रवाहिनियां हैं, उन शुक्रवाहिनियों के दोनों के शुक्रवाहिनियों में चीरा लगाकर उन्हें दोनों तरफ से बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु का परिवहन नहीं हो। और शुक्राणु का परिवहन नहीं होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, और निषेचन क्रिया नहीं होगी तो गर्भ नहीं ठहरेगा। तो ये स्थायी समाधान है गर्भ निरोधक का, लेकिन ये उस दंपति के लिए कारगर होता है जो भविष्य में संतान नहीं चाहता और वो संतान को प्राप्त कर चुका। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वसेक्टोमी, नर में इसको बोलते हैं वसेक्टोमी, ओके। और मादा अगर इस नस्ल में अपनाती है इसे बोल सकते हैं शुक्रवाहिनी विच्छेदन, शुक्रवाहिनी विच्छेदन वसेक्टोमी। और मादा अपनाती है तो इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ओके। ये बहुत ही सिंपल। तो ये अपने आप में एक कौन सा समाधान है, स्थायी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाध्यकर्म। और ये दंपति वही अपनाइए जो संतान प्राप्त कर चुकी है और भविष्य में उन्हें अवांछित गर्भ ठहरने से अगर स्थायी मुक्ति चाहिए तो वो इस समाधान को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण और साथ ही अवांछित गर्भ को ठहरने में सहायक हो सकती है।